नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावली की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। टिहरी और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की बैठकों के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनावी रणनीति पर आगामी कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि विधानसभा वार विधायकों के प्रवास कार्यक्रम पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही सरकार के आगामी कार्यक्रम और संगठन को मजबूत करने पर भी मंथन हुआ। वहीं युवा, महिला और पूर्व सैनिकों को जोड़ने के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यक्रम कब और कहां होंगे, इसकी विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। गढ़वाल संभाग की तीनों लोकसभाओं की बैठकें निर्धारित थी। अभी 2 लोकसभा हमारी उनकी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। टिहरी लोकसभा और गढ़वाल लोकसभा, सभी विधायक उपस्थित थे। टिहरी की सांसद जी अस्वस्थता कारण रह नहीं पाए, उनकी सूचना मुझे मिल गई थी। हर विधानसभा का राजनीतिक परिदृश्य क्या है, उस पर चर्चा हुई। विधानसभा की जीत के लिए कार्यक्रम क्या क्या बनने चाहिए, उस पर चर्चा हुई। आज हमारी ये आदेश चौहान जी से मेरा निवेदन है कि माननीय त्रिवेंद्र जी का आज हमारी ये देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठित को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक के बाद पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी और सरकार मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है। मोदी और धामी सरकार के कामों ने जनता संतुष्ट है और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने और 35,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार 60 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। और इसमें 3 लोकसभाएं आती है। आपके हरिद्वार हो गए, पौड़ी हो गए और टिहरी हो गई। और हमारे यहाँ टिहरी लोकसभा की पहली बैठक हुई, जो पौड़ी की चल रही है, उसके बाद हरिद्वार की होगी। बैठक का एजेंडा यही था कि भाई 2027 में तीसरी बार सरकार बनानी है। और डेफिनेटली और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है शायद सबसे ज़्यादा सीटों के साथ जो है सरकार बनाएगी, 60+ सीटों से। कारण यह है कि जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को संवरते हुए देखा है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में जिस तरीके से जनहित कार्य हो रहे हैं, मैं कह सकता हूँ आज बच्चे अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं कि 35,000 से ज़्यादा नौकरियाँ इस उत्तराखंड में मिली है। नए नए आयाम इस उत्तराखंड को ने छुए। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन के इतिहास में नया रिकॉर्ड कायम किया। 15 अगस्त को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 4 वर्ष 16 दिन का कार्यकाल पूरा कर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। महेंद्र भट्ट ने 31 जुलाई 2022 को बीजेपी के 10वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। उनके कार्यकाल में बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। साथ ही बागेश्वर और केदारनाथ उपचुनाव, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी ने सफलता हासिल की और अब बीजेपी की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ संगठन को मजबूत किया जा रहा है। या तैयारी पहले शुरू? हमारी तैयारी यथावत रहती है, समय अनुसार कार्यक्रम तय होते हैं। हमारी कुमाऊं की दोनों लोकसभा की बैठक हो चुकी है। आज हमारे गढ़वाल की 3 लोकसभाओं की बैठक है। लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, सांसद के साथ चर्चा करते हुए और क्या क्या चुनाव की दिशा में कर सकते हैं, उस सब का एक पूरा कार्यक्रम का समय तय करेंगे। देहरादून में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में पार्टी के विकास कार्यों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम करने का तरीका पूरी तरह विकास केंद्रित है और पिछले
9.5 वर्षों में राज्य में हुए विकास कार्यों का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने है। वहीं बल्लू ने कहा कि बीजेपी अटल जी ने बनाया है और मोदी जी सवार रहे के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है और उन्होंने दावा किया है कि विकास कार्यों के दम पर बीजेपी जनता का दोबारा आशीर्वाद हासिल करेगी। आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारे चुनाव की तैयारी का हमारा ऐसा तरीका नहीं है, हमारा विकास का तरीका, और हम उसी से जो लोग जिस तरीके से हम काम करते हैं, जनता जनार्दन देखते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, जो पिछले 10 वर्ष के अंदर काम हुआ है, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो लोग देखते हैं उनको देख के समझ आता है कि उत्तराखंड किस प्रकार से विकास कर रहा है। अगर आप 10 वर्ष पहले की स्थिति अगर आप देखेंगे कि राज्य में जिस प्रकार से विकास हो रहा था और आज की जो परिस्थिति है, कोई भी देख के कह सकता है कि किस बहुत ही अच्छे तरीके से विकास हुआ है। और हम अपने पिछले जो 9.5 वर्ष का कार्यकाल हमारा है, उस कार्यकाल के उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हम उत्तराखंड के लिए जो हम लोगों का जो स्वप्न है आगे बढ़ाने का, जिस उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में प्रदेश के लिए रोड मैप और जनता के सुझाव से रणनीति पर चर्चा हुई है। वहीं कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि कमेटी जिला और विधानसभा स्तर पर जाकर युवाओं और महिलाओं और SC/ST शिक्षकों और कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों और स्वयं सहायता समूह समेत कई वर्गों से संवाद करेगी। जनता के सुझाव का घोषणा पत्र शामिल किया जाएगा। कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही घोषणा पत्र जारी किया जाए। दसमाना जी, सुजाता पॉल जी और आदरणीय हमारे CWC के मेंबर सप्पल साहब मेंबर हैं। हम सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है कि घोषणा पत्र को बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं, और ये घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र होगा। हम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलकर वो क्या प्रदेश के लिए चाहते हैं, क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले हम जिले में जाकर हर वर्ग से मिलेंगे, युवाओं से, महिलाओं से, SC/ST के लोगों से मिलेंगे, जो पर्यावरण लोग हैं उनसे मिलेंगे, शिक्षकों से मिलेंगे, हमारे सरकारी कर्मचारियों से मिलेंगे, उपनल के कर्मचारियों से मिलेंगे, पूर्व सैनिकों से मिलेंगे, स्वयं सहायता समूह से मिलेंगे, आशा। उत्तराखंड कांग्रेस ने मतदाता सूची से वोट निरस्त करने के लिए दिए जा रहे कथित फर्जी आवेदनों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के वोट कटवाने के लिए गलत जानकारी के आधार पर आवेदन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर वोट निरस्त कराने की मांग और अपराध है और ऐसे मामले में चुनाव आयोग को दंड का प्रावधान करना चाहिए। गोदियाल ने बताया कि कांग्रेस ने आयोग से मुलाकात का समय मांगा, लेकिन अभी समय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर पर कांग्रेस की टीमें हर मामले की सुनवाई में मौजूद रहेगी और एक वोट के लिए अपना पक्ष रखेगी। और गलत जानकारियों के आधार पर सिर्फ इस नियत से किसी के वोटों को निरस्त कर रहे हैं कि वो दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो अपराध कर रहे हैं और इस अपराध के प्रति न्याय हो सके ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो जब इस प्रकार की बातें हुई तो हमने भारत चुनाव आयोग से कल मिलने का समय मांगा था, लेकिन भारत चुनाव आयोग से हमें समय नहीं मिल पाया, केंद्रीय चुनाव आयोग से हमें समय नहीं मिल पाया। अब ये तो है कि हम विधानसभावार ऐसे प्रकरणों पर जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में हमारे लोगों को खड़ा करेंगे, जानकार लोगों को खड़ा करेंगे और एक एक वोट के लिए हम तर्क रखेंगे। ये हमने निश्चित किया है, हमने इसके लिए टीमें बना दी।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच कांग्रेस ने निशाना साधा है। वहीं बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम ने दुष्यंत कुमार गौतम को राष्ट्रीय महामंत्री पद से हटाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गौतम की उत्तराखंड से विदाई अंकिता भंडारी मामले को लेकर हुई है। वहीं गोदियाल ने कहा कि अंकिता के माता पिता की ओर से लगाए गए आरोपों को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि जब तक मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती है कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रहेगी। ये कहना है कि दुष्यंत कुमार गौतम की जो यहाँ से विदाई हुई है, राहुल गांधी जी ने जब अंकिता भंडारी जी के माता पिता से मुलाकात की तो उसका परिणाम आपको दूसरे दिन देखने को मिला कि दुष्यंत कुमार गौतम की उत्तराखंड से छुट्टी हो गई। लेकिन उनके राजनीतिक अदालत से भले उनकी छुट्टी हो गई हो, लेकिन वो परमेश्वर की अदालत से माफ नहीं होंगे। ऐसे लोग जब तक कि कानून के दायरे में ना आए, निश्चित रूप में वो हमारे टारगेट पर रहेंगे और वो मेरे खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस करें 50 केस करें, लेकिन उसके माता पिता ने उनका नाम लिया है और जब तक सीबीआई उनको बुलाकर पूछताछ नहीं करती। उधम सिंह नगर के किच्छा में बीजेपी की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। 14 अगस्त को एसआईआर को लेकर हुए विवाद के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता राजीव सक्सेना ने अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि घटनाक्रम के बाद पुलिस ने एक प्रभावशाली नेता के दबाव में एक तरफा कार्रवाई की है। राजीव सक्सेना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव में कार्रवाई से आम कार्यकर्ता और जनता का कानून पर भरोसा कमजोर होता है। उनके आरोपों के बाद किच्छा बीजेपी में गुटबाजी और अंदरूनी खींचातान की चर्चा तेज हो गई है। इसलिए मैं किसी पार्टी अपने पार्टी फोरम को बिल्कुल अलग नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं पार्टी फोरम के साथ चलता हूं, पार्टी के साथ चलता हूं, पार्टी की गतिविधियों को लेके साथ चलता हूं। मैं इसलिए नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरी भी कुछ बंदिशें हैं। रही बात आपने जो मुझसे कहा कि मैंने कोई एप्लीकेशन दी, मैंने बिल्कुल एप्लीकेशन दी थी, पर लेकिन एप्लीकेशन उस बड़े नेता के उस प्रभाव की वजह से उस एप्लीकेशन को भी साइड रखा गया और ये कहा गया कि आप इसमें समझौता लिखवा के दो। मैंने ये पूछा भी, सुन लीजिए, मैंने ये पूछ बात का आप लिखवा रहे हो। मैंने जब मेरे से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, मेरे से मारपीट की गया, मेरे ऊपर हमला किया गया है। चुनावी वर्ष के बीच बीजेपी ने पौड़ी सांसद अनिल बलूनी को दोबारा राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं जिम्मेदारी मिलने पर बलूनी ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ मिलकर बीजेपी के कामकाज और सरकार की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। बलूनी ने मीडिया को लोकतंत्र की महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि पार्टी मीडिया के साथ लगातार संवाद बनाए रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया जाएगा। आपकी भी फोटो और सब हो गया है तो हम सब लोग आगे जा सकते हैं। दोबारा से मीडिया प्रमुख की जो जिम्मेवारी दी गई है, मीडिया सेल के हमारे संयोजक बनाया गया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे हमारा नेतृत्व जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी लोगों का मैं आभार भी प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पर आप सब मीडिया के साथियों के साथ मिलकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सरकार है उनके जो विकास उन्मुखी कार्य हैं उन सब पे आप लोगों का चर्चा भी करते रहेंगे। मैं आभारी हूँ पार्टी के नेतृत्व। देहरादून में 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम के गायन को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश की शहीदी और शहादत और राष्ट्र भावना का प्रतीक है। दीप्ति रावत ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय गीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंभीर नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि देश के बड़े नेताओं को राष्ट्रीय गीत का पूरा सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस के नेतृत्व में इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए। नहीं देख रहे थे, मैं कहूँगी न सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी
ये जब वंदे मातरम चल रहा था तो ये वंदे मातरम को बंद कराने के लिए, उसको रुकवाने के लिए लोगों को बुला रहे थे कि ये क्या चल रहा है। आप ये सोचिए कि इनको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को तो आनी ही चाहिए, साथ में उनके कार्यकर्ताओं को आनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी को एक्चुअली, कि किस प्रकार से हमारी आज़ादी में जिन्होंने इतनी बड़ी, हमारे जिनके जो शहीद रहे, जिन्होंने अपनी हंसते हंसते फांसी अपने लगा ली, उन्होंने वंदे मातरम का नारा देते हुए उन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए फांसी लगाई है और उन लोगों ने मतलब अपनी शहादत दी है। पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के भारत और भारतीय मुसलमानों को लेकर दिए गए बयानों पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यह गलतफहमी छोड़ दे कि भारत का मुसलमान उसके साथ खड़ा है। शादाब शम्स ने कहा कि भारतीय मुसलमानों ने आज़ादी के समय ही पाकिस्तान की विचारधारा को नकार दिया था और देश की रक्षा में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों की पहली पहचान भारतीय होना है। साथ ही पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और आंतरिक संकटों से ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान जिसकी कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है, वो हमें पाठना पड़ा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जिस प्रकार बयान दिया कि 4% हिंदुओं को वो पाकिस्तान में टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, ये अपने आप में उनकी घटिया मानसिकता को दिखाता है। लेकिन मेरे मुल्क में कोई मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मेरा मुल्क संविधान से चलता है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे लगते हैं। और यहाँ जितना मुल्क ये मेरे हिंदू भाइयों का है, उतना ही शादाब शम्स का है और उतना ही ये मुल्क मुसलमानों का है। यहाँ हमारे अंदर आपसी परिवार है, आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के मामले में किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये भारत का मुसलमान अपनी सांस्कृतिक विचारधारा से जुड़ा है। हम भारतीय हैं, हम एक कल्चरल आइडेंटिटी रखते हैं जो पाकिस्तान नहीं रखता। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना स्वरोजगार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत जून तक 210 मेगावाट क्षमता के सौर प्लांट स्थापित हो चुके हैं, जिसमें 3500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना के तहत 250 मेगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य दिया है। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि योजना को फेज 2 का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद अभी तो हमारी जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं उसको टेकअप करेंगे। एक और चीज इसमें कर रहे हैं, जिले वाइज टारगेट कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था कि कुछ जिलों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ जिलों में नहीं हो पाया है। उसका कारण चाहे जो भी रहा हो, पब्लिसिटी की कमी रही हो या विभाग जो है उस जिले में एक्टिव नहीं रहा हो। तो इसलिए इस बार जो जिन जिलों में पहले काम नहीं हुआ उसको वरीयता दे रहे हैं और 100 मेगावाट का भी ले जा रहे हैं। और इसके बाद अगर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।